तो आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक देखा था अ, वो न्यूक्लियर फिशन का टॉपिक था। और आप लोग एक उसकी एप्लीकेशन देख चुके हो जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब हम लोग जो चीज देखने जा रहे हैं वो एटम बॉम्ब है। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा सा आप लोगों से पहले भी डिस्कस हुआ था कि हम लोग बेसिकली क्रिटिकल मास को यूज करते हुए एटम बॉम्ब की कंपोजिशन करते हैं। और जो चीज हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग एटम बॉम्ब वो ये कि जब हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें सब क्रिटिकल स्टेज चाहिए होती है। मतलब हम चाहेंगे कि जो भी मटेरियल आप ले रहे हो वो एक्सप्लोड ना हो, बल्कि आपके पास वो सब क्रिटिकल स्टेज में एग्जिस्ट करे। सो जब हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब हमें जो मैस होता है, जो यूरेनियम का मैस हम लोगों ने इसमें यूज करना होता है एटम बॉम्ब में, वो हमें सब क्रिटिकल स्टेट में चाहिए होता है। लेकिन ये कि जब हम लोगों ने किसी को डिजायर उसी एटम बॉम्ब को बेसिकली डिजायर्ड प्लेस पे डेटोनेट करवाना होता है, तो वहां पे हमें सुपर क्रिटिकल स्टेज चाहिए होती है ताकि आपके पास मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन जो है ना वो हो सके। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मतलब हम लोग यही काम अगर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो डिजाइन है। एक डिजाइन हमारे पास गन टाइप बॉम्ब है, जो कि यहाँ पे गिवन है। और ये लिटिल बॉय का डिजाइन था। लिटिल बॉय वो एटम बॉम्ब था जो बेसिकली हिरोशिमा पे ड्रॉप किया गया था। सो ये जो एक रफ कंपोजिशन है आपके पास लिटिल बॉय जो बनाया गया था बेसिकली उसके लिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम इसको गन टाइप इसलिए कहते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल गन की तरह का है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, लेट सपोज मेरे पास पैलेट थी। मतलब आप लोगों को मैंने कहा था कि हम लोग जो वेपन ग्रेड पैलेट बनाते हैं उसमें मेरे पास जो है 90% यूरेनियम 235 होना चाहिए। तो अगर तो मैं इस फुल पैलेट को एक ही जगह पे रखूंगी, मतलब लेट सपोज अगर मैं इसी फुल पैलेट को बजाय एक जगह पे रखने के मैं इसको मिडिल में से इस तरीके से डिवाइड करूँ, तो एक पोर्शन ये बन जाएगा और एक पोर्शन ये बन जाएगा। तो जो लार्जर पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे एक इस कॉर्नर में रख दिए और इसको हम नेम दे रहे हैं सब क्रिटिकल मास 02 का। और आपके पास ये जो शॉर्टर पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे जो है इस एंड पे रख दिया है और इसको मैं नेम दे रही हूँ सब क्रिटिकल मास 1 का। सो हम लोगों ने अभी अभी हम इसको सब क्रिटिकल क्यों कह रहे हैं, सब क्रिटिकल को वैसे कैसे डिफाइन किया था आप लोगों को याद है लास्ट टाइम लेक्चर में? जी मैम, इसमें यह था कि अगर हम यूरेनियम का इतना मैस लें कि एक दफा फिशन हो, अगले तीनों न्यूट्रॉन जो हैं वो कोई फर्दर फिशन क्रिएट ना करें। ना करें। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मतलब बात करूंगी, ये जो सब क्रिटिकल इसको मैं इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी फिशन नहीं हो रही। मतलब ये कि अभी जब हम लोगों ने खाली यूरेनियम की पैलेट को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो जब तक वहां पे न्यूक्लियर फिशन करके न्यूट्रॉन जनरेट नहीं होते आगे कोई चांस नहीं है ना कि बेसिकली फिशन का रिएक्शन हो। सो ये इस वक्त भी सब क्रिटिकल मास है। मतलब ये जो टर्म है ना यहाँ पे सब क्रिटिकल मास की, ये इस चीज को भी इंडिकेट करिए कि अभी इस वक्त आपके पास सिस्टम में कोई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं हो रहा। तो वही वाली मैंने पैलेट लेनी है और उसको मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। बड़ा वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, स्मॉलर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। और बेसिकली ये दोनों सब क्रिटिकल मास है क्योंकि इस वक्त इनमें कोई न्यूट्रॉन नहीं बम्बार्ड हुआ हुआ और कोई आपके पास जो है ना न्यूक्लियर फिशन बनने का कोई चांस नहीं है। सो नेक्स्ट क्या होता है कि हम इस साइड पे मतलब यहाँ पे इस कॉर्नर में एक पॉकेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टीएनटी पॉकेट। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा, पर्टिकुलरली जो टॉम क्रूज की मूवीज होती हैं उसके अंदर वो हर वक्त बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेते होते हैं। मतलब इतना बड़ा थ्रेट होता है कि आपके पास सिस्टम में न्यूक्लियर जो है बॉम्ब उसका थ्रेट होता है। और मूवीज में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा क्योंकि एंड पे हीरो जो है ना वो आके ना इसको डिफ्यूज कर लेता होता है। उसकी रीजन ये है कि लिटिल बॉय का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर हम जो हम लोगों ने जो इस रिएक्शन को जो स्टार्ट करवाना है ना वो करवाना है टीएनटी पॉकेट से। मतलब एक नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब जिस तरीके से मूव करता है ना, हमें पहले यहाँ पे छोटा सा कन्वेंशनल बॉम्ब बनाना होता है। उस बॉम्ब के अंदर हम न्यूक्लियर इमिटर रखते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि न्यूट्रॉन को इमिट कर सके अपॉन रेडिएशन। सो ये जो टीएनटी पॉकेट है ना, अगर कोई बंदा इस पूरे असेंबली को खत्म करना चाहे और न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाहे, तो उसे सिर्फ ये काम करना है कि उसने ये वाली जो पॉकेट है ना टीएनटी की पॉकेट, इसको यहाँ से निकाल देना है। उसने यूरेनियम को टच नहीं करना, उसने सब क्रिटिकल मैसेज को टच नहीं करना। उसे सिंपली ये टीएनटी ये जो पैकेट है ना, अगर ये इसको यहाँ से निकाल ले
तो ये जो पूरी असेंबली हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, ये इनइफेक्टिव हो जाएगी। सो आप लोगों ने जो अक्सर मूवीज में देखा होता है ना कि वो एक कंपोनेंट निकालते हैं और पूरा का पूरा बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, वो नॉर्मली इस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि उन लोगों ने टीएनटी पॉकेट जो है ना उसकी उसको निकाल लिया है। अगर ये मैम नॉर्मल। ये जी जी। टी का मतलब क्या है? टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये नॉर्मल जो आपका बॉम्ब होता है ना, ये उसमें यूज होता है, मतलब जिसको आप लोग देसी बॉम्ब भी कहते हो। मतलब अगर कोई बंदा मुझे टीएनटी दे देना, तो ये वो कंपोनेंट है जिसको हम घर में भी बैठ के ना बॉम्ब बना सकते होते हैं। एज अ केमिस्ट आप लोगों को वैसे ये पता होना चाहिए। टीएनटी क्या का मैम नाम ये है सिर्फ ट्राई नाइट्रोटालोन? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये जो आपकी लैब में भी पड़ी हुई मिलती है ये। ठीक है। सो जो है फिर इस उधर से बना के उड़ा देना है आपसे यूनिवर्सिटी को। नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। सो तुम लोगों के पास जो मिलेगी ना वो इतनी इम्प्योर होगी ना कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, सो डोंट वेरी, ठीक है। चलो आपके पास जो पानी प्योर कभी नहीं मिलाती है। आपके पास ये टीएनटी पॉकेट है, ठीक है। ट्राई नाइट्रोटोलुइन आपका कन्वेंशनल बॉम्ब है, मतलब आप जो नॉर्मली एटम बॉम्ब के अलावा जो नॉर्मल बॉम्बिंग सुनते हो ना, वो ज्यादातर C4 या टीएनटी से होती है। सो ये जो टीएनटी है ना, ये आपके पास कन्वेंशनल बॉम्ब है, जिसकी कंपोजिशन के बारे में मतलब आप अगर इसको सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। इसको हम देसी बॉम्ब कहते हैं, ये घर में भी बनाया जा सकता होता है। जो अक्सर दहशतगर्द जो होते हैं, आपको पता है, वो अक्सर घरों में बना रहे होते हैं इन्हीं चीजों को ना। सो बेसिकली ये जो टीएनटी बॉम्ब है, इसको सबसे पहले डेटोनेट करवाते होते हैं। ये डेट अपॉन डेटोनेशन ये क्या करेगा कि जिस नॉर्मल बॉम्ब के शार्पनर्स का आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हो तो वहां पे शार्पनर्स जो होते हैं ना वो बड़ी स्पीड के साथ आगे मूव करते हैं। सो ये क्या होगा कि ये अब बेसिकली जब भी आप इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करवाओगे, तो एक तो ये कि यहाँ पे न्यूट्रॉन इमिटर होगा, मतलब कोई ऐसा मटेरियल होगा जो अपॉन इरेडिएशन यहाँ पे न्यूट्रॉन को इमिट करेगा। तो पहली चीज तो ये कि ये यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेगा और वो जाके इसको हिट करेगा। दूसरी चीज ये कि जब ये ब्लास्ट होगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये बिल्कुल जिस तरह एक बुलेट मूव करता है ना, मतलब आपके पास जिस तरह एक आप ट्रिगर को प्रेस करो और बुलेट का एक स्मॉलर पीस जाके मतलब आपके टारगेट को लगता है, बिल्कुल वैसे ही ये वाला जो स्मॉलर पीस है ना, ये जाके आपके पास जो है ना आपके हायर टारगेट को यहाँ पे जाके जो है उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करेगा। और चूंकि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकल के इसको एक्टिवेट कर चुका है, तो अब ये जो फुल मैस है ना, ये कंप्लीट पैलेट का मैस बन जाएगा। पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड करके रखा हुआ था इनटू 2 पोर्शन, ताकि अगर खुदा ना खासा मतलब ये किसी भी वे में ये न्यूट्रॉन से एक्टिवेट हो भी जाए तो ये सब क्रिटिकल रहे, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन जब ये हम टीएनटी वाले बॉम्ब के साथ इसको एक्टिवेट करवाते हैं ना, तो उसका उससे ये होता है कि जैसे ये मतलब आपके पास यही वाला जो पोर्शन है, ये विद स्पीड जो है ये जाके बेसिकली इस सब क्रिटिकल मास के साथ जो है ना कोलाइड करता है। और अब आपकी यहाँ पे पैलेट कंप्लीट हो जाती है। तो इस वक्त जो न्यूट्रॉन का जो बेसिकली आपके पास रिएक्शन होगा ना, वो एकदम से आपके पास सुपर क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम सब क्रिटिकल। सो अगर आप गौर करो तो ये सॉर्ट ऑफ एक स्मॉल सी गन आप लोगों ने यूज किया है। आप टीएनटी पॉकेट को इंडिकेट कर सकते हो बाय अ ट्रिगर, और ये आपका छोटा सा बुलेट है और ये आपका मेन टारगेट मटेरियल है जिसके ऊपर आपने उसको बम्बार्ड करवाया है। तो इस टाइप ऑफ असेंबली को हम लोग गन टाइप असेंबली या लिटिल बॉय असेंबली कहते हैं। और इसका अगेन ड्रॉबैक ये है कि मैं अगर ये टीएनटी पॉकेट यहाँ से रिमूव करवा दूं, तो ये बॉम्ब इनइफेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मिडिल में से इसको ब्रेक कर दे, मतलब ये रॉकेट ही है ना जिसमें आप इसको कैरी करवा रहे हो, जो आपने वेजल रखा हुआ है, अगर आप उसको रॉकेट को बिल्कुल मिडिल में से ब्रेक कर दो, तब भी ये वाला जो मटेरियल है ये वाला बॉम्ब जो है ये इनइफेक्टिव हो जाता है। क्लियर है? ये समझ आ गई आप लोगों को गन टाइप बॉम्ब? मैम ये एक्सलरेट कैसे करता है ये जो पहला हमारा सब क्रिटिकल मैस है? ये जिस तरीके से मतलब शार्पनर को एनर्जी मिलती है ना, जैसे ही आप टीएनटी को ब्लास्ट करवाते हो तो वो साइड पे पड़े हुए सारे मैटर को डिस्प्लेस करता है विद हाई काइनेटिक एनर्जी। आप यही देखते हो ना कि आउटवर्ड एक्सप्लोड होता है बॉम्ब हमेशा, मतलब इतनी हाँ हाई जी। काइनेटिक एनर्जी मीडियम को देता है, जो भी उसके करीब चीजें होती हैं उनको वो हाई एनर्जी से मतलब दूर उठा के फेंकता है, यही वाला आप इसको कह सकते हो ना। सो बेसिकली जब भी आप कन्वेंशनल बॉम्ब एक्सप्लोर करवाओगे तो ऑटोमेटिकली ये इसको हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और उस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जाके बेसिकली इस टारगेट मटेरियल के साथ कोलाइड कर रहा है। ठीक है। जी एक्सक्यूज मैम। मी मैम। जी बच्चे।
मैम आपने बताया कि न्यूट्रॉन एमिट होगा, तो जो न्यूट्रॉन है वो स्मॉल पैलेट पे फिशन रिएक्शन ही कॉज करवाएगा। वो करेगा, लेकिन अभी आप लोगों को अगेन अगर अभी शुरू भी होगा, लेट्स सपोज ये सेकंड की गेम होती है, मतलब आप लोग आगे अभी हाइड्रोजन बॉम्ब को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो वर्किंग है ना वो 600 बिलियन ऑफ अ सेकेंड है। तो विद इन 1 सेकेंड ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। मतलब अगर आप लोगों के जहन में कहीं पे भी ये है ना कि शायद उसको टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत भी फिशन करने का, तो वो यहाँ पे करवाना भी शुरू कर दे। इससे हमें गर्ज नहीं है, हमें बस ये गर्ज है कि ये वाला मटेरियल इसके साथ को लाइट करना शुरू कर दे, ताकि आपके पास जो है ना फिशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। सो इस चीज को जहन में रखेगा, ये तो हम उसको डिकम्पोज करके बता रहे हैं ना, इस स्टेप्स में बता रहे हैं। एक्चुअल में तो ये 1 सेकंड से भी लेस मतलब ये वर्क होता है। मतलब आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो सबसे इन टर्म्स ऑफ असेंबली सबसे कह लें कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब है, वो भी 600 बिलियन ऑफ अ सेकंड में डेटोनेट कर जाता है। मतलब आपके पास ये इतना थोड़ा टाइम है जब एक दफा आप ट्रिगर प्रेस कर देते हो। सो ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसको ये कहें कि ये वाला मटेरियल है और ये यहीं पे रहेगा। मतलब जितनी देर में आपके पास जो फर्स्ट एक्टिवेशन होनी है ना, उतनी देर में आपके पास पूरा बॉम्ब जो है ना वो एक्सप्लोड कर चुका होगा। और जैसा बॉम्ब ब्लास्ट आप लोगों ने अगेन अगर मूवीज में तो देखा ही है ना, वो भी काफी इफेक्टिव होता है, वो भी विद इन अ सेकंड ही होता है आपके पास जो है, जो नॉर्मल TNT बॉम्ब ब्लास्ट है। मतलब ये मूवीज में ही दिखाते होते हैं कि बड़ा कंट्रोल हो सकता है, ऐसा कोई रियलिटी में एक दफा कहीं पे भी ब्लास्ट हो ना, तो वो ब्लास्ट का मतलब ब्लास्ट ही होता है। ये मैम ये जो हम TNT पॉकेट को ट्रिगर करते हैं, मतलब ब्लास्ट तो इसमें भी करवाना है ना, जी। तो इसको फिर किससे कंट्रोल करते हैं? मतलब दूर हाँ, बैठ के वो रिमोट से नॉर्मली कंट्रोल होता है या फिर? मतलब आप लोग देखो ना, जो नॉर्मली होता है कि 3 तरह के ट्रिगर्स होते हैं ना। एक सेलफोन ट्रिगर होता है, मतलब आप लोग जो है नॉर्मली जो उसका ट्रिगर होता है वो आप उसको सेल फोन के थ्रू कनेक्ट करते हो, कि जैसे ही कोई भी मीडियम आपने उधर रखा हुआ है, सिम कार्ड रखा हुआ है, वो आप उस पर कॉल करोगे तो वो ट्रिगर हो जाता है। सिर्फ कॉल करने से ट्रिगर होता है। अगेन आप कॉल रिसीव करना वहां पे मस्त नहीं होता। दूसरी चीज ये होती है, जैसे अगर आप लोगों ने वही ओपनहाइमर वाला देखा हो, तो हम लोग पल्सेस यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे ना हम लोग साइड पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा देते होते हैं जो पल्स जनरेट करता होता है। और वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, मतलब उसका जो मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है ना, वो अगेन रिमोट कंट्रोल होता है। मतलब मैं काफी दूर बैठ के भी यहाँ से जितनी पल्स देनी है ना, मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास सेंसर्स ऐसे होते हैं। ये PWD के जो है मतलब पाकिस्तान वेदर डिपार्टमेंट जो है आपका, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वो आपको प्रिडिक्शंस दे रहा होता है ना काफी देर तक। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि वो हर जगह पे जाके प्रिडिक्शन ले रहे होते हैं। उन्होंने डिफरेंट सेंसर्स फिट किए हुए हैं, और ये जो सेंसर है ना, ये थ्रू सैटेलाइट कंट्रोल हो सकते हैं। मतलब मैं एक सेंसर कितनी रीडिंग दे रहा है, इसके लिए मुझे वहां खुद जाके उस सेंसर से रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो इसके कई वेज होते हैं कि आप रिमोट इसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब दूर बैठ के आराम से एक ट्रिगर प्रेस करो और आपका जो है ना मतलब ये सारा कंट्रोल हो जाता है। इवन अमेरिका और ये जो अभी आप लोगों ने सुना होगा पूरे वर्ल्ड में सॉर्ट ऑफ स्पेस की जंग चल रही है। वो जो स्पेस की जंग है ना, वो भी यही है कि हमारे ज्यादातर वॉर हेड्स जो है ना वो हम लोगों ने स्पेस में पार्क किए हुए हैं। और जो बंदा स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा ना, वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ इस मतलब आपके पास वो इनको कंट्रोल कर सकता है, मतलब वो डेटोनेशन को कंट्रोल कर सकता है। अब हम कंट्रीज को बॉम्ब बनाने से तो नहीं रोक सकते, उनको बॉम्ब पार्क करने से भी नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोग जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं वो ये कि कहाँ पे वो बॉम्ब फटे। सो बेसिकली इस वक्त जो गेम है ना, ये सब कुछ रिमोट कंट्रोल है। मतलब ये जो पल्सेस वाली बात है, ये भी थ्रू रिमोट कंट्रोल ट्रिगर होता है। और अगेन पल्स के अलावा भी मतलब हम इसको टाइमर भी दे सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल लगा दूं जो आफ्टर सम टाइम जो है वो खुद ऑटोमेटिकली ब्लास्ट होता हो, थ्रू प्रेशर या थ्रू कंप्रेशन, जो भी आप देना चाहो उसको ना। सो मतलब ये है कि इससे डिफरेंट वेज है जिसको हम एज अ ट्रिगर पॉइंट यूज कर सकते इसमें भी ये भी हो सकता है, मगर अगर अगर हम ऊंचाई से गिराएं तो जब वो जमीन के साथ टच हैं। हो बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन वो कन्वेंशनल वे है, वो आपका जो नॉर्मल रॉकेट है ना, ये उसका वे है। यहाँ पे देखें, अगर इसी को आप यूज करो, मतलब यही वाला बॉम्ब यूज करो, इसका तो ड्रॉबैक ये है कि ये अगर मिडल में से ब्रेक हो जाए तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऊंचाई से गिराओ और ये वाला पोर्शन जो है ये पहले जाके नीचे लगे और यहाँ से यही रॉकेट मिडल में से ब्रेक हो जाए, तो आपका तो बॉम्ब इनइफेक्टिव हो जाएगा ना।
सो इससे ये वाला जो वे आप बता रहे हो ना, प्लास्टिक का तो नहीं। प्लास्टिक का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आपने जहाज से गिराना है ना, खुद तो नहीं जाके वहां पे ड्रॉप करना ना है। तुम कौन सा कभी हाथ में उठा के इसको लेके जा रहे थे। मतलब इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इसका जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना वो डिफरेंट होता है, रिमोट होता है। उसकी रीजन ये होती है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर मिडिल में से कहीं से ब्रेक हो जाए, मतलब आप अगर फिजिकल मेथड यूज करोगे तो अच्छा खासा चांस है कि आपका जो रॉकेट है ना वो मिडिल में से ब्रेक हो जाएगा। और अगेन ये हर दफा इफेक्टिव नहीं होता। आप लोगों ने अक्सर देखा होता है कि ये जो रॉकेट्स होते हैं वो गिरे हुए होते हैं, मतलब ब्लास्ट नहीं करते, वो सिर्फ गिरे हुए होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वो उनका इम्पैक्ट ऐसा आता है कि उनका जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, मतलब जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वही टूट जाता है। जैसे ही आप उसको जमीन पे गिराते हो ना, मतलब जहाज से वो गिरते हैं, तो उनका ट्रिगर पॉइंट टूट जाता है और वो फिर मतलब एक्सप्लोड नहीं होता वहां पे ना। सो ये ऑलरेडी रॉकेट्स के साथ एक मसला ये वाला होता है कि आप अगर फिजिकल वे यूज करोगे तो उसमें अच्छा खासा चांस होता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट जो है ना वो ब्रेक हो जाए। सो इसलिए नॉर्मली जो है ना रिमोट ट्रिगर यूज किया जाता है और इसको जमीन पे गिरने से पहले ही ट्रिगर किया जाता है। मतलब ये हवा में डेटोनेट होने वाली चीज है। ये इसकी शक्ल तो जैसे वो मिसाइल टाइप होगी ना, हमारे रॉकेट जैसी, लेकिन हम्म। वो जो टीमों में दिखाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह उसके होते हैं, मीटर की तरह के हाँ तो वो वो क्या ये चीज। वाला है ना, वो इम्प्लोयन टाइप है ना, वो अगला है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये वाली समझ आ गई। मतलब ये अगर हाँ जी। इसका इसका रॉकेट बनाओगे ना तुम लोग, तो ये इसकी दुम इतनी छोटी सी होगी, मतलब इस तरह करके इसकी दुम होगी, और ये ऐसे करके ना यूं करके आपके पास इस तरह करके एक बड़ा सा डोम सा आएगा। मतलब ये ऐसे करके मटेरियल बनेगा। इसका जो रॉकेट है उसकी शेप ये होती है, इम्प्लोयन टाइप बॉम्ब की। आप लोगों ने ये वाला देखा होगा ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा मशहूर है इम्प्लोयन टाइप बॉम्ब जो है। सो नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है गन टाइप के अलावा, जो सेकंड टाइप है आपके पास फॉर बॉम्ब्स, वो इम्प्लोयन टाइप असेंबली है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से होता है कि आपने मतलब एक सर्कुलर मटेरियल लिया होता है। ये सारे के सारे यहाँ पे आपने टीएनटी के बॉम्ब्स लगाए हुए हैं। और ये मतलब ये जितने भी आपके पास ये जो पॉइंट्स है ना, ये टीएनटी के छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं। फिर आपने ये जो सेकंड चीज दी हुई है ना, ये प्लूटोनियम कोर है। मतलब आपके पास इस पूरे स्ट्रक्चर को नॉर्मली हम लोग ना कोर कह रहे होते हैं। ये प्लूटोनियम ओरिजिनल प्लूटोनियम की लेयर है। फिर ये दरमियान में एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे हम लोग इसको कहते होते हैं स्पेसर। स्पेसर से बात ये है कि ये इतना स्मॉलर मटेरियल है ना कि आप इसको हल्का सा कंप्रेस करोगे ना, तो ये जो स्पेसर मटेरियल है आपका वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा। मतलब ये ऐसा मटेरियल होता है जो मैकेनिकल मतलब इतना मैकेनिकली वीक होता है ना कि आप इस पे हल्का सा प्रेशर या कंप्रेशन इस पे अप्लाई करोगे तो ये मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए हम इसको स्पेसर कहते होते हैं। मतलब आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये एक स्पॉन्जी सी लेयर है जिसको आप हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो वो जो स्पेस है ना वहां से वो डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट ये अगेन प्लूटोनियम का कोर है। और सेकेंडली फिर ये दोबारा से एक स्पेसर की लेयर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना वो अगेन ये सबसे मिडल वाला जो कंप्रेस्ड कोर है वो है। एक्चुअल में हम लोगों ने जो अभी पीछे बॉम्ब देखा है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आप उसका ट्रिगर पॉइंट रिमूव कर सकते थे। इम्प्लॉयन टाइप असेंबली एक ऐसी असेंबली होती है जिसका ट्रिगर पॉइंट रिमूव नहीं किया जा सकता। एक दफा आपने इसको डेटोनेट कर दिया, मतलब आपने एक दफा इसको बना दिया, उसके बाद इसका ट्रिगर पॉइंट रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस टाइप ऑफ बॉम्ब को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डेंजरस कंसिडर करते हैं। और उसकी रीजन अगेन ये होती है कि ये इसको डिसआर्म करना जो है ना वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे मिडल में प्लूटोनियम कोर होता है, और उस कोर के साथ आपने बेरिलियम 9 यूज किया होता है। मतलब इसकी जो पैलेट होती है ना, इसमें हल्की सी स्पेस होती है, एक तरफ बेरिलियम 9 होता है और दूसरी तरफ आपके पास प्लूटोनियम होता है। अब जब भी आप इसको डेटोनेट करवाते हो तो होता क्या है कि सबसे पहले ये जो कॉर्नर्स वाले बॉम्ब है ये अगेन आपके पास जो है डेटोनेट होंगे। और डेटोनेशन में जो पहली चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पीछे हम लोग प्रॉपर मटेरियल डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे थे। मतलब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना टीएनटी बॉम्ब की, वो ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसफर होगी और ये एज अ शार्पनर जाके यहाँ पे टकराएगा। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट शॉक वेव रिलीज होती है, मतलब जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पहले आप लोगों को पता है ना कि मटेरियल से ज्यादा साउंड और साउंड से भी ज्यादा शॉक वेव। वो जो शॉक वेव है ना वो सॉर्ट ऑफ एक्सरेज और रेडिएशन का मिक्सचर होता है।
आप लोगों ने अक्सर अगेन कभी फुटेजेस में देखो तो पहले एक ब्लाइंडिंग लाइट आती है। वो जो ब्लाइंडिंग लाइट है ना, एक जो ट्रेवल करती है अच्छी खासी, वो बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, और ये हर बॉम्ब में होती हैं। तो ये जो धमाका भी कहीं पे हो, वहां पे भी आप लोग अगर गौर करो तो पहले मतलब सॉर्ट ऑफ लाइट जनरेट होती है। सो उसको हम सॉर्ट ऑफ शॉक वेव कह रहे हैं। और इसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो थ्रू शॉक वेव है। होगा क्या कि अगर मैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में, ये सारे के सारे जितने भी टीएनटी बॉम्ब्स हैं, अगर मैं इनको ब्लास्ट करूं प्रॉपरली, तो इसको हर डायरेक्शन में से ना शॉक वेव मिलेगी, मतलब हर डायरेक्शन से यहाँ से शॉक वेव आएगी, और वो इस प्लूटोनियम कोर को यूनिफॉर्मली कॉम्प्रेस करेगी। अभी यहाँ पे अगेन जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कि जो हम ट्रिगर पॉइंट हम लोगों ने रखा हुआ है ना इसका, वो साइमल्टेनियस डेटोनेशन है। मतलब कि टीएनटी के जितने भी पोर्शन है ना, आपने जितने भी बॉम्ब्स एक्सप्लोड करवाने हैं, वो एक ही वक्त में एक्सप्लोड होने चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्मली कंप्रेस करें आपके कोर को। अगर ये यूनिफॉर्म कंप्रेशन नहीं होगी, तो फिर अगेन चांस होता है कि आपकी इंटरनल असेंबली जो है ना, वो किसी भी साइड से ब्रेक हो जाएगी। लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि ये वाला बॉम्ब पहले डेटोनेट हो गया, सिर्फ ये वाला एक बॉम्ब, और बाकी सारे अभी डेटोनेट नहीं हुए, तो बाकियों की तो अभी शॉकवेव पहुंच रही होगी, इसकी क्या होगी, शॉकवेव से आगे अगले ही मतलब 500 बिलियन ऑफ अ सेकेंड में शॉकवेव पहुंचती है, और उससे मतलब 600 बिलियन तक आपके पास मैटर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। सो ये क्या होगा कि ये पूरा, ये जो असेंबली बनी होगी ना, इसको इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी देगा कि ये पूरी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पूरी असेंबली ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि इसका जो ट्रिगर पॉइंट है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमने जो डेटोनेशन करवानी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि सारे बॉम्ब्स की सिर्फ शॉकवेव ही उस वक्त रीच करे जब हमने अपने बॉम्ब को ट्रिगर करवाना है। ये चीज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सो सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही इस पे कंप्रेशन लगेगी, ये जो दरमियान वाली लेयर है ना, ये डिसअपियर हो जाएगी। और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि आपके पास पहले हम लोगों ने इस तरह यूज किया था ना सब क्रिटिकल मैस को, अब हम लोगों ने वही मैस इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स रख दिया हुआ है। तो आपके पास ये जिस तरह सब क्रिटिकल मैस 1 है और सब क्रिटिकल मैस 2 है, उसी तरीके से आपके पास ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है। और जैसे आप इस पे कंप्रेशन अप्लाई करोगे, ये वाला मटेरियल इसके साथ आके कंबाइन हो जाएगा, और आपके पास ये जो अब मैस बन गया हुआ है ना, ये प्रॉपरली जो है ना सुपर क्रिटिकल मैस है। और आपको बस अब यहाँ पे न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाने की देर है, और जैसे आप न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाओगे बेसिकली ये ब्लास्ट हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन कैसे आता है सिस्टम में? होता क्या है कि जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो आपका ये वाला कोर भी कंप्रेस होगा। तो ये जो आपने एक स्पेस लगाई होती है ना, हल्का सा जो स्पेसर आपने मिडल में रखा होता है, ये बेसिकली डिसअपियर हो जाता है। अब एक तरफ प्लूटोनियम है और दूसरी तरफ बेरिलियम है। प्लूटोनियम नेचुरली रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि सिस्टम में अल्फा रेडिएशंस गिव ऑफ करता है। और जैसे ही ये अल्फा रेडिएशन इस बेरिलियम 9 पे पड़ेंगी, बेरिलियम 9 की ये खासियत है कि ये अल्फा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अल्फा इंटू न्यूट्रॉन जनरेट करता है। तो ये जो बेरिलियम 9 है ना, मतलब सबसे पहला काम ये होगा कि ये स्पेस डिसअपियर होगी। जैसे वो स्पेस डिसअपियर होगी, प्लूटोनियम की जो अल्फा रेडिएशन है वो इस बेरिलियम 9 पे फॉल करेंगी, और बेरिलियम 9 वहां पे एक स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, और ये अल्फा इंटू न्यूट्रॉन वाला रिएक्शन है। तो यहाँ पे सिस्टम में न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही वो अगेन न्यूट्रॉन जनरेट हो, आपके पास ये चीज जो है ये एक्सप्लोड कर जाएगी। सो ये वाली जो इम्प्लोयन टाइप असेंबली है, इसके नाम अगर आप देखो तो हमने इसको इम्प्लोयन का वर्ड दिया हुआ है। इम्प्लोयन का मतलब ये है कि ये आप इसमें इसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो ये इम्प्लोड होके होता है, मतलब ये मिडल में से फटेगा। ये ऐसा बॉम्ब नहीं है, नॉर्मली आप लोग जो बॉम्ब देखते हो या नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, हम उसको कहते हैं वो एक्सप्लोड कर रहा है, वो आउटसाइड मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने जो यूज किया वो ये किया कि आपने टीएनटी को डेटोनेट करवाया था और उसकी शॉकवेव इन टूवर्ड्स इनवर्ड मूव की है। सो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉम्ब है, क्योंकि यहाँ पे आप उसको इम्प्लोड करवाते हो, आप उसको कंप्रेस करके ट्रिगर करवाते हो रादर देन एक्सप्लोजन। ये चीज क्लियर है कि किस तरीके से नॉर्मल एक्सप्लोजन वाले बॉम्ब से डिफरेंट है? मैम ये अल्फा रेज का बताइएगा कैसे अल्फा पार्टिकल जनरेट होंगे। प्लूटोनियम हैवी आपके पास है ना, हैवी न्यूक्लियाई है, और हैवी न्यूक्लियाई जो होता है आप लोगों ने पढ़ा है कि उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो नेचुरली
अल्फा रेडिएशन जनरेट कर रहा होता है। तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से प्लूटोनियम हर वक्त नॉर्मली अल्फा रेडिएशन इमिट कर रहा होता है। और जैसे ही वो अल्फा रेडिएशन बेरिलियम 9 पे पड़ेंगी, बेरिलियम 9 एक नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करेगा। प्लूटोनियम का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन जो बेरिलियम के ऊपर जब उसकी अल्फा रेज फॉल करेंगी तो अल्फा रेज प्रोजेक्टाइल है और न्यूट्रॉन आपका इमिटर है। तो ये बेरिलियम 9 जो है वो बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन से। ये चीज पता है ना आप लोगों ने हैवी न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा था कि जो वो डिके परफॉर्म मैं करते हैं वो अल्फा रेस वाला है। ठीक है, जी जी चले आखिरी एक्सक्यूज मी आपका। मैम, जी जी। मैम जो गन टाइप बॉम्ब है उसमें हमने पढ़ा था कि जो टीएनटी पॉकेट है वहां से न्यूट्रॉन एमिट होगा। तो हम्म। इसमें जो इतनी ज्यादा टीएनटी पॉकेट्स हैं यहाँ से न्यूट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे? नो, वहां पे हमने न्यूट्रॉन इमिटर दिया ही नहीं ना। देखो न्यूट्रॉन इमिटर नॉर्मली आपके पास ना कोई अच्छे खासे रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो ऑटोमेटिकली न्यूट्रॉन इमिट कर रहे होते हैं। सो मतलब जैसे बेरिलियम 9 का भी आपको एग्जांपल दूंगी। मतलब आप उसको जैसी अल्फा रेडिएशन उसमें फॉल करवाओगे वो फौरन से आपको न्यूट्रॉन दे देता है। सो यहाँ पे वहां पे हम लोगों ने प्रॉपर टीएनटी बॉम्ब यूज किया है, मतलब ये वाला जो शॉक वेव है, यहाँ पे हम लोगों ने वो मटेरियल ही नहीं दिया हुआ। उसको मैंने पॉकेट कहा था। पॉकेट का मतलब ये है कि यहाँ पे टीएनटी के साथ एक और एडिशनल मटेरियल होगा और वो एडिशनल मटेरियल बेसिकली न्यूट्रॉन इमिटर होगा। ओके मैम। ठीक है। और नॉर्मली चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग यूज करके एक एलिमेंट में से न्यूट्रॉन को इमिट करवा रहे होते हैं, इसीलिए वो असेंबली नॉर्मली यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है। आप चूंकि अगेन कंपोजिशन पे फोकस है, आपका कंस्ट्रक्शन पे ऐसा फोकस नहीं है, ये तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उसकी कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके सिर्फ वो वाली लेयर्स पढ़ा रही हूँ जिसमें कंपोजिशन इन्वॉल्व है। मैं ऐसा जो है ना कोई हार्ड एंड साइंस को किस तरीके से ऑपरेट करता है ये उस तरह मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। आप अगर यूट्यूब पे जाकर देखोगे तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी वर्किंग होती है। आपके पास ये जो इम्प्लूयन टाइप बॉम्ब है, मैंने तो सिर्फ उसको ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन जो है सिर्फ उसको लेयर्ड अप किया है। ठीक है। मैम, ये जो टाइम बम होता है, हम्म। जिस तरह वो टीवी मूवियों में दिखाते हैं, वो एक वायर कट करते हैं तो बम डिफ्यूज हो जाता है। हाँ, तो ये वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाला बॉम्ब है ना। देखो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा वे जो है ना वो थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है। मतलब आपने ऊपर कैपेसिटर्स लगाए होते हैं, छोटी सी बैटरी प्रोवाइड की होती है। वो बैटरी जो होती है वो टाइम्ड होती है, मतलब उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो आफ्टर सम टाइम हो रहा होता है। और जैसे वो केमिकल रिएक्शन होता है ना, आपके आयंस मूव करते हैं। वो हल्की सी बैटरी में आयंस उन्होंने मूव करना है, ऑटोमेटिकली करंट जनरेट होना है। वो जो करंट है ना वो आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। पूरी दुनिया में जो वे यूज किया जाता है ना, जो सबसे इफेक्टिव वे है वो थ्रू दीज वायर्स है। मतलब आपने एक छोटी सी बैटरी लगाई होती है, एक छोटा सा कैपेसिटर लगाया होता है, और आप उसके थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहे होते हो। और आपने अपने बॉम्ब को ऐसा सेट किया होता है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाए वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है। तो आपने अगर इस तरह का बॉम्ब गिवन हो तो ऑफ कोर्स उसमें एक लाइव वायर होती है, मतलब एक वायर ऐसी होती है जो जिसमें प्रॉपर करंट में आना होता है। तो अगर आप वो वाली वायर आइडेंटिफाई करके सर्किट को ब्रेक कर दो तो आपका बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो जाता है ना। लेकिन मसला अगेन ये भी होता है कि अगर आप गलत वायर काट दो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए जो शॉर्ट सर्किट है वो भी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है ना। इसलिए वो लोगों ने बड़ा वो हवा बनाया होता है कि भाई कौन सी वायर काटनी है और कौन सी वायर नहीं काटनी। ज्यादातर लोग जब बना रहे होते हैं, मतलब जो बॉम्ब बनाने वाले होते हैं, वो ज्यादा काम ये करते हैं कि वो उस वायर को, मतलब नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा हो ना तो जो लाइव वायर हम लोग देते हैं ना सेफ्टी फॉर सेफ्टी पर्पसेस, हम उसको नॉर्मली रेड वायर देते हैं। मतलब जो ये इलेक्ट्रिशियंस को पता होता है, वो सबसे पहले अगर आप लोगों ने देखा हो कोई स्विच खराब हो तो वो जो रेड वायर होती है ना उसके ऊपर लगा के टेस्टर चेक कर रहे होते हैं कि क्या इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है उसमें हम वहां पे ऑटोमेटिकली लाइव वायर के लिए हमेशा रेड वायर यूज करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपने किसी को डिसीव करना हो, बॉम्ब बनाना हो, तो आप वहां पे नॉर्मल वायर यूज करोगे, मतलब आप उसके कलर का डिफरेंस नहीं दोगे। इसीलिए वो तुक्का होता है कि आप जो वायर काट रहे हो ना वो एक्चुअल में बहुत बड़ा गैम्बल होता है कि कहीं वो अगर लाइव वायर ना हुई और मतलब शॉर्ट सर्किटेड वाली वायर हुई तो आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो शॉर्ट सर्किट कर जाता होता है।
देखो मैं तुम लोगों को बॉम्ब बनाने के तरीके बता रही हूँ दोनों एक जैसे साथ मैंने बनाए हैं। दोनों एक साथ ही अगर कट कर दें तो इतनी मैम अगला साइमल्टेनियस वीडियो में यही लगाना है। देखो तुम लोग साइमल्टेनियसली कैसे कट करोगे हैं, इतने तुम लोग आए स्ट्रेस में इकट्ठे काम करने वाले लोग हैं, पॉसिबल नहीं होता। देखो ये सेकंड की गेम है, आप एक सेकंड लेट हो जाओ आपका बॉम्ब डेटोनेट हुआ होगा, ना तुम होगे ना तुम्हारे साथ जो हेल्प करवा रहा होगा ना साइमल्टेनियसली काटने के लिए वायर दूसरी। आप कितनी को हार में नहीं रख सकते हो, आप कंप्यूटर थोड़ी नहीं हो। मैम हमने वायर काटने के लिए ही लगाना, हमने ऐसे ही लगाना यूओजी में। अब तो हुआ करो। पहले ही आंधियां आके ना यूओजी को वैसे ही उड़ा रही है, जरूरत नहीं है तुम लोग के बॉम्ब फिट करने की। ये यूओजी के दरमियान में खड्डा खोल के वहां पे बहुत बड़ा बम रख देना अस्तगफिरुल्लाह। है। चलो मर जाए। मैं ये रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी बातें। चलो मैम वापस आ जाओ। नेक्स्ट बॉम्ब हम लोगों ने पढ़ना है वो अगेन हाइड्रोजन बॉम्ब है, और इसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है वो न्यूक्लियर फिशन है। आप लोगों को अगर बाइंडिंग एनर्जी वाला ग्राफ याद हो तो आप लोगों ने एक रीजन ऐसा देखा था जो बहुत ज्यादा स्टीप था। मतलब अगर आप बाइंडिंग एनर्जी को देखोगे तो लाइटर एलिमेंट्स में जहाँ पे ड्यूट्रियम और ट्रीटियम वगैरह थे या हाइड्रोजन था, वो बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में लो वैल्यू पे था, मतलब यहाँ पे करके था, और आपका जो हीलियम था वो यहाँ पे करके था, और आपने देखा था कि अच्छा खासा स्टीप एनर्जी का डिफरेंस है फ्रॉम दिस। सो अगर हम इस डिफरेंस को यूज करना चाहें, मतलब मैं लाइटर एलिमेंट्स लूँ उसको कंबाइन करके हीलियम में कन्वर्ट करूँ, तो हमारे पास अच्छी खासी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ में रिलीज होने का चांस होता है। तो अगर मैं ये वाला प्रोसेस यूज करूँ कि मैं टू लाइट वेट न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई बनाऊं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर टू स्मॉलर न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का नेम देते हैं। और ये भी सॉर्ट ऑफ मतलब ये इन टर्म्स ऑफ, ये सॉरी प्रोटियम H11 नहीं होता ना? प्रोटियम 3 1 होता है, ये ड्यूटियम है H21 ठीक है। तो दोनों ही ड्यूट्रियम। अभी ये ड्यूटियम के है ना, आप कोई भी हाइड्रोजन के आइसोटोप को रिएक्ट करवा सकते हो ना। तो ये 2 4 नहीं बनेगा आगे? टू टू सात न्यूट्रॉन भी निकल रहा है ना एक वो, हम्म। ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन भी साथ निकल रहा है, आप एक न्यूट्रॉन निकालोगे तो वो हीलियम 3 2 बनेगा, ठीक है। सो मतलब इस तरह का अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, नॉर्मली इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम कई रिएक्शंस करवा सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव आपके पास हाइड्रोजन की कन्वर्जन होती है इनटू हीलियम। आप हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप लो, उसको कंबाइन इस तरीके से करो कि आपके पास हीलियम आए, तो उस रिजल्ट में जो आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, वो सबसे स्टीपर रीजन था बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ का। इसका मतलब ये कि अगर आपने कहीं पे भी सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेनी है ना, तो आपको कम्बिनेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को यूज करना है। आप लोगों को ये अगेन पता होगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे मैक्सिमम मतलब जो रिएक्शन हम लोग जिसको ट्रेडमार्क रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, वो बेसिकली आपके पास H ड्यूट्रियम प्लस ट्रीटियम ये आप इसमें कंबाइन करते हैं, और आपके पास न्यूट्रॉन और हीलियम जनरेट होता है। ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये सन का बेसिकली रिएक्शन है, और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो इस रिएक्शन में रिलीज होती है, जिसकी वैल्यू 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बेसिकली यही ट्रेडमार्क रिएक्शन हाइड्रोजन बॉम्ब में करवाया जाता है, और हम लोग इसको यूज करके बेसिकली हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्सप्लोड करवाते होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो करने जा रहे हैं वो काम ये है कि आप लोगों ने जैसा पहले देखा था फ्यूजन में एज सच उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब आपके पास टेम्परेचर को हाई करना एज सच प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या काम करने जा रहे हो, आप कह रहे हो कि एक तरफ ड्यूट्रियम है, दूसरी तरफ ट्रीटियम है, उससे कंबाइन करके हीलियम का न्यूक्लियाई बनाना है। इसका मतलब ये कि आपने किसी भी वे में पहले इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है, मतलब आपने इस प्रोटॉन को अलग करना है, इस न्यूट्रॉन को अलग करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, सिमिलरली इन दोनों न्यूट्रॉन्स को अलग करना है, इस प्रोटॉन को अलग करना है, और इस इलेक्ट्रॉन को अलग करना है। इनका एक मिक्सचर सा बनाना है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ताकि ये वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन करके एक नया न्यूक्लियस बनाए। सो यहाँ पे जो हमें जो चीज चाहिए होती है ना वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस को आपने ओवरकम करना है।
क्योंकि अगर नॉर्मली मैं इसको लेके आऊंगी करीब, तो आप लोगों को पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये वाला प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा। सो आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कि आप मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की जो बेसिकली प्रॉब्लम्स है ना, उसको कवर अप कर सको। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देते हैं। उस हाई टेम्परेचर की वजह से हर पार्टिकल जो है यहाँ पे वो सॉर्ट ऑफ सूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोटॉन अलग घूम रहा है, न्यूट्रॉन अलग घूम रहा होता है और इलेक्ट्रॉन अलग घूम रहा होता है। फिर जैसे ही आप उस प्लाज्मा की स्टेट को जो है ठंडा करते हो, आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन होता है ना, मतलब जो आपने हाई टेम्परेचर दिया है, जैसे आप उस हाई टेम्परेचर को रिमूव करोगे, तो ऑफ कोर्स सिस्टम ने इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना होगा कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में जाए। तो आप जितनी ज्यादा सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी ज्यादा वो स्टेबल होता है। तो अगर आपके पास ये दो कॉम्बो हो, तो वो फौरन से इस कॉम्बिनेशन में जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, या हीलियम में कन्वर्ट होना प्रेफर करेंगे, और साथ एक न्यूट्रॉन आपके पास यहाँ पे भी जनरेट होगा। ये चीज क्लियर है कि हम यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। जी मैम। और इस चीज को काइंडली जहन में रखिएगा कि ये इतनी बड़ी लिमिटेशन है ना कि अभी तक हम लोग प्रॉपरली एज सच न्यूक्लियर फ्यूजन को से फायदा नहीं उठा पाए। जैसे न्यूक्लियर फिशन से तो हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना लिए हुए हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोग इसीलिए फायदा नहीं उठा पाए कि ये जो हाई टेम्परेचर है ना, ये सन का टेम्परेचर है। मतलब आपने जितना सन का टेम्परेचर देखा हुआ है बेसिकली उस टेम्परेचर पे जाके आपने काम करना होता है, और उसको जनरेट करवाना ऑन अ मीडियम थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ऑन अ अर्थ जो है वो डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन एज सच अभी इतनी ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। न्यूक्लियर फिशन जो है वो एज सच जो है उसको हम फिर भी अभी तक मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मैं दोबारा आप मैम लोगों को लिंक लिंक भेज रही हूँ, क्योंकि जो जो है ना वो खत्म होने लगी है, मीटिंग खत्म होने लगी है। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।